एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमओयू होने के बाद, शांति समझौते पर आगे बढ़ने पर सहमति होने के बावजूद आखिर क्यों फिर से सुलग रहा है खाड़ी का देश, और इसमें कौन सा असली विलेन है? इस पर चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कोई ईरान को विलेन बता रहा है, कोई अमेरिका को विलेन बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं, इसमें इजराइल की भूमिका काफ़ी अहम है। तो मैं मौलाई साहब से शुरुआत करता हूँ। मौलाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जब अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब ने सवाल उठाया कि नहीं, ये ईरान की गलती है, अमेरिका की गलती इसमें नहीं है। आहूजा सर ने इतिहास के कई फैक्ट जिक्र किए, झूठे सच्चे कच्चे पक्के, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बहस कहा जाए मुद्दे से भटक जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना कहता चलूं, इशारातन बात समझने के लिए काफी है तमाम दर्शकों के लिए भी, और हमारे तमाम ये सीनियर हैं। अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों के साथ ये नीति खत्म नहीं हुई है। ये नीति आज अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया में फैलाई जाती रही और जोरों शोर से फैलाई जाती रही है। कभी सुन्नी नाटो का नाम दिया जाता था, कभी कहा जाता था शिया रेजिस्टेंस, और क्या क्या पूरी हिस्ट्री पर आपकी नजर है और हालात पर भी आपकी नजर है। इन्होंने आकर ये तासुर देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में भी जो दंगे शिया सुन्नी के हुए, वो पूरी दुनिया जानती है कि दंगे कराने के पीछे कौन था, कौन होते हैं और कौन लोग नहीं होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कि विलेन कौन रहा है, लगातार एमओयू का उल्लंघन किसकी तरफ से होता रहा है, किसकी तरफ से नहीं हो रहा है। जब एमओयू का उल्लंघन इतनी तरीके से हो रहा है तो ईरान को कहीं ना कहीं इसे रोकना था, रिटेलिएट करना था। फैसला जनता समझदार है, दर्शक समझदार है, खुद कर सकते हैं कि विलेन कौन है। मेजर दयाल साहब जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपने क्या कहा और शर्मा जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी, आपने ये सही कहा कि ईरान और ओमान की बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत हुई। ईरान से डेलीगेशन गया, लेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, और एक जॉइंट मिनिस्टीरियल कमिटी की स्थापना की गई। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बातचीत करनी थी? बातचीत तो हुई और उस पर कार्रवाई की गई। अब शर्मा जी ने ये कहा कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज। सेफ पैसेज करने का ये मतलब होता है कि आप वेसल्स पे फायर करें? देखिए, जो बातचीत हो रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि ईरान ने माइंस बिछाई हुई है। तो ये था कि ईरान 30 दिन के अंदर ये डीमाइनिंग करेगा और मिलिट्री ऑब्स्टिकल हटाएगा। ये नहीं था कि वो अगर किसी रास्ते से शिप जा रहे हो तो ईरान उनको रोकने का अधिकार रखता है। ऐसा कहीं नहीं था इस एमओयू में। सेफ पैसेज देना था, अगर शिप जा रहे हैं, सेफली जा रहे हैं, उन पे फायर करने का उसको अधिकार इस एमओयू में नहीं था। तो देखिए, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है, मैंने उसके बारे में तो जिक्र नहीं किया क्योंकि आपने शुरू से ही कह दिया था कि आप जो बातचीत करना चाहते हैं वो ये कि इस एमओयू को वायलेट करने का कौन विलेन है। उस संदर्भ में मैंने जवाब दिया कौन विलेन? पहला वायलेट बिल्कुल। आनंद आहूजा साहब, उसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए और अमेरिका ने ऑयल सैंक्शंस जो लगाए थे वो उस पे वेवर था, वो हटा दिया। तो क्वेश्चन ये कि किसने पहले वायलेट किया? नो डाउट एमओयू को वायलेट पहले ईरान ने। हालांकि शिवकांत शर्मा सर का कहना है कि नहीं, एमओयू को वायलेट ईरान ने नहीं किया, अमेरिका ने किया है। आनंद आहूजा साहब। लक्ष्मण जी, देखिए, दो चीजें हैं। ये बात सही है कि ईरान जो है वो सिग्नेटरी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी एंड मैरीटाइम पे उसने साइन नहीं किए हैं। हालांकि आर्टिकल 38 बड़ा क्लियरली कहता है कि जितने भी है सब ये जो हार्मूज है या जितने भी ये पैसेजेस हैं, ये इंटरनेशनल वाटर के लिए, मैरीटाइम पर्पस के लिए, ये बिलोंग टू दी होल वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर 140 कंट्रीज ने इस वार के बाद अभी रिसेंटली ये पास किया है कि हार्मूज जो है उसको ईरान का पे कब्जा ईरान नहीं कर सकता है, उसको ईरान कंट्रोल नहीं कर सकता है। ईरान ने वो सिग्नेटरी कन्वेंशन का है या नहीं है, शायद शर्मा जी इस बात को जानते होंगे। दूसरी चीज, जैसे प्रभुदयाल जी ने कहा कि फैक्ट ये है कि उसको हरमोज को खोलना था और
उसमें माइंस को हटाना था, वो जिम्मेवारी ईरान की थी, ना कि ईरान का ये कंट्रोल दिया गया था कि तुम जब चाहो उस पे शिप्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। दूसरी चीज़ शर्मा जी ने बात की $300 बिलियन की। $300 बिलियन का अगर आप देखें तो यूएसए ने नहीं देना था, अरब कंट्रीज़ ने एक फंड क्रिएट करना था, जैसे कि गाज़ा फंड हुआ था। उसमें $300 बिलियन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ ईरान था और वो तब देना था। ईरान को $300 बिलियन कैश नहीं देने थे। रीडेवलपमेंट फंड क्रिएट करके ईरान को अंदर उस पे कंडीशन लगाई गई थी कि वो जो फूड है, वो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, वो यूएसए से खरीदेंगे और जो रीडेवलपमेंट की जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो मैं यूएसए आपकी बात समझ गया आनंद आहूजा साहब। हाँ बिल्कुल आनंद आहूजा साहब, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मेरे मन में अब आप लोगों की बात सुनने के बाद यही लगता है कि एक हाँ सॉरी, अपनी बात पूरी कर ली जल्दी से, फिर मैं तो उसमें भी कंडीशन ये थी कि जब ईरान अपना न्यूक्लियर जो उन्होंने डेवलप किया है, जो दे आर हाइडिंग 60% जो उनकी, जिसको हम न्यूक्लियर डस्ट बोलते हैं, वो हैंड ओवर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को। उसके बाद वो $300 बिलियन का जो फंड है वो रेज होना था और जो सैंक्शन थी ईरान के ऊपर हटाई जानी थी। बिल्कुल, दरअसल आपकी बात मैंने सुन लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाई साहब और आपको, सिर्फ दोनों लोगों को मिला करके एक शो में करूंगा किसी दिन, जिसमें दोनों लोगों के पक्ष को रखूंगा। आप लोग आपस में बातचीत करके तय कर लीजिएगा कि आखिर कौन विलेन है, किसकी गलती है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे आपके अनुभवों के आधार पर समझना चाहता हूँ, और जिस स्ट्रेटेजिक अफेयर को आपने देखा है, कि क्या मान लिया जाए कि अब ये हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल है खाड़ी का क्षेत्र? एब्सोल्युटली। देखिए, न्यू नॉर्मल आप ये लेके चलिए कि हार्मोज इज गोइंग टू ए बोन ऑफ कंटेंशंस, और धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं, सारे देश जो खाड़ी के देश हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, वो अल्टरनेटिव रूट का, पाइपलाइंस का उन्होंने तैयारी शुरू कर रहा है, और ये हो जाएगा। इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। बट ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, ये आप 53 का एक बेंचमार्क ले सकते हैं, उस समय से है। ये बार बार आता है और चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपका ऑयल है, दूसरा वहाँ पर नेचुरल गैसेस हैं, और तीसरा जो वहाँ पर फर्टिलाइजर की चीजें हैं। ये हरदम ऐसा ही रहेगा, ये आप लेके चलिए। हाँ, ईरान को झुकना, कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज को जो टोल वाली जो उसकी है कि टोटल कंट्रोल हम रखेंगे, उससे कहीं निकलना, प्रोवाइडेड पूरे देश, पूरी दुनिया की देश एक साथ आ जाएं। आज के दिन में देखिए बहुत सारे हो रहे हैं, मीटिंग्स हुए थे, यूरोप में हुआ था, अंडर जो यूके ने किया था, बहुत सारे देश गए थे, मैं 53 देश वहां पहुंचे थे, मगर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम एक जगह संगठित नहीं होना चाह रहे हैं। और देखिए, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। जिस तरह से एनर्जी को लोगों ने यह बना लिया कि पूरी की पूरी कठपुतली हो जाएगा, आज डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है, दुनिया के सारे, कोई भी आपके ऑयल की तंगी नहीं है। आज देखिए, सऊदी अरेबिया ने, कल 2 दिन पहले की बात है ना, उन्होंने अपने दाम खत्म कर दिए हैं, ओपेक का कोई नहीं। यूएई कहता है कि हम अपना प्रोडक्शन खुद करेंगे, पहले उसको ओपेक करता था कंट्रोल। तो व्यवस्थाएं ऐसे ही होती हैं। किसी ने कह दिया, यदि आपको बड़ा 1 सेकंड दीजिएगा, एक मॉन्ट्रक्स कन्वेंशन 1936 का है, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो टर्की का, वो अब लेवी करता है, वो कहता है उससे गाइडेड है। कोई कहता है यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद 45 के बाद ये आप जो हाई सीज का है उसको मानेंगे। ईरान तो उसको मानता ही नहीं। बात इसकी है, इवन भारत के देश के, यदि आप जाएंगे ना आप लक्षद्वीप से, तो 8 डिग्री चैनल वहां से गुजरता है। हमारे अंडमान निकोबार से 9 डिग्री और 10 डिग्री गुजरता है। कल हम यहां पर लेवी, क्योंकि वहां से तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाती है इंडियन ओशन रीजन में, हम कर सकते हैं यदि इन चीजों को, और अमेरिका करता है। मुद्दा है, हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में, देखिए अमेरिका लेवी करता है, सारे रास्ते हैं, लेकिन चूंकि शो का समय सर खत्म हो चुका है, इसीलिए आप सभी लोगों को यहीं रोक रहा हूं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिंध सेवा। नमस्कार।